जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम एंड यू आर वाचिंग द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हें करेंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 विच इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वाले चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। विद इन 20 मिनट्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें डिस्कस करके। ओके क्लास में थोड़ा अटेंटिव बनना, अगर मैं कुछ होमवर्क दूं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिससे तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो फर्दर और ज्यादा क्लियर होंगे। ओके लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। इट इज अ फील्ड जहाँ पे हम इट इज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। द सेकेंड इज सिचुएशनिज्म, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे एक ही सिचुएशन में इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल बिकॉज इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। डिटेल वीडियो और फुल चैप्टर वीडियो इज ऑलरेडी देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच इट। ओके सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, वी ऑल नो असेसमेंट इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम मेजर कर रहे होते हैं इंसान के या इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को, होता है चाहे वो इंडिविजुअल का पर्सनालिटी हो जिसे हम एक्सेस करते हैं या फिर इंडिविजुअल का आईक्यू हो। हम बहुत से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं एंड एक डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी दीज psychological qualities of an individual. We have already read that what is formal assessment and informal assessment, so I'm not going in that because chapter बहुत लंबा है, so we have to complete the whole chapter in 20 minutes, so I'm not going to discuss each and every lines in detail. Okay, now assessment का इस्तेमाल करके हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। हम इंसान के इंटेलिजेंस या यू कहो आईक्यू को पढ़ रहे होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कि हमारे अंदर में हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं या हमने जितनी भी चीज़ें हमें पता है हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा, उसे हम यूज़ कैसे करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज व्हाट नोन एज इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट आवर नेचुरल पोटेंशियल टू लर्न अबाउट और एक्वायर स्किल्स। तो मैं कितना किसी चीज को सीख सकती हूँ, दैट एबिलिटी इज नोन एज एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट क्या होता है, मेरी लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस। पर्सनैलिटी क्या है, जो मुझे दूसरों से अलग बनाए, मेरी खुद की एक प्रोसेस, मेरे खुद का एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। वैल्यूज मतलब वो जो जिस प्रिंसिपल्स को मैं अपने लाइफ में फॉलो करूं या जो बिलीव्स में होल्ड करूं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स जिसके थ्रू मैं अपने आईक्यू को मेजर करूं या फिर किसी के एप्टीट्यूड को मेजर करूं। सो इट कैन बी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विच इज अ साइंटिफिक मेथड जो कि मेनली इस्तेमाल होता है टू मेजर एप्टीट्यूड एंड आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटरव्यू क्या होता है, 1-to-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे होते हैं, राइट। पर्सन को जानने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी मतलब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की। ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को पढ़ रहे होते हैं, राइट, ऑब्जर्व करके। सेल्फ रिपोर्ट में इंडिविजुअल खुद अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेक्सलर का, क्योंकि इनका डेफिनेशन जो है इंटेलिजेंस का और कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादातर यूज होता है इन दी करंट सिनेरियो। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम थिंक कर रहे होते हैं, रैशनली एक्ट कर रहे होते हैं, पर्पसफुली एंड डील करते हैं इफेक्टिवली विथ वट एवर एनवायरमेंट वी आर इन। ओके सो ऑल दिस डेफिनेशन यू कैन रीड आउट एंड ये जो पीडीएफ है, पीपीटी है, वो मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ओके साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है, एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज पे फोकस कर रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हम फोकस कर रहे होते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है एंड एक्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंगली। सो देयर इज वन फैक्टर थ्योरी विच इज गिवन बाय वी ऑल नो अल्फ्रेड बिनेट, एंड इसलिए मैं सबके नाम नहीं पढ़ूंगी, बट वन फैक्टर थ्योरी इज ऑल अबाउट एक सिंगल क्राइटेरिया है। इफ you are coming in that criteria, that means you are intelligent, otherwise you are not. टू फैक्टर थ्योरी में हम देखते हैं कि एक होता है जी फैक्टर जो कि जनरल होता है इन एवरीवन, एंड एक होता है एस फैक्टर जो कि इंसान को स्पेशल बनाता है इन देयर फील्ड। देन कम्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो 7 इंटर रिलेटेड एबिलिटीज में बटा होता है। यू कैन गो थ्रू इट, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज दिस वन, हायरार्की और मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आर्थर जॉनसन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 को कहते हैं हम एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं।
दैट इज लेवल 1। लेवल 2 क्या होता है? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जहाँ पे मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं चैप्टर को पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ एंड अपने समझ के बेसिस पे मैं आंसर करके आती हूँ एग्जाम में। सो दैट इज व्हाट नोन एज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जहाँ पे मेरी खुद की थिंकिंग इस्तेमाल हो रही है, मेरी खुद की समझ इस्तेमाल हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल क्या है? इसमें 3 चीजें होती हैं जहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन रह जाता है। एक होता है ऑपरेशन, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, जैसे तुम वीडियो देख के समझ रहे हो। कंटेंट्स में क्या होता है? टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब किस तरीके से इन्फॉर्मेशन तुम ले रहे हो, विजुअल फॉर्म में, ऑडिटरी फॉर्म में, एक्सेट्रा। प्रोडक्ट्स में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद तुम स्टोर कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें आता है सबसे पहला हमारा थ्योरी विच इज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती है, बट 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। वन इज लॉजिस्टिक, जहाँ पे हमारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम अगर फ्लुएंटली कर पाते हैं तो वी आर लॉजिस्टिक इंटेलिजेंट। लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब मैथ्स में अच्छे हैं हम, राइट। स्पेशल मतलब स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी अच्छी है। म्यूजिकल मतलब हम म्यूजिक पैटर्न्स को समझ पाते हैं। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी का हम स्किलफुली इस्तेमाल कर पाते हैं। इंटरपर्सनल मतलब वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर्स एंड योर फीलिंग्स। इंट्रापर्सनल मतलब मैं अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को समझ पाती हूँ। देन आई एम हैविंग दिस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। Naturalistic means I can understand the nature. I can understand plants and animals. इसकी information मेरी बहुत बढ़िया है, तो then it will be naturalistic intelligence. Then comes triarchic model of intelligence, which is again given by Robert Sternberg. I'm not going to read each and every propounder. इसमें क्या होता है? एक होता है कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा होता है मेटा एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस। ओके, सो फर्स्ट में हम क्या कर रहे होते हैं? नॉलेज को ले रहे होते हैं। मेटा में हम क्या कर रहे होते हैं? प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे किन चीजों को करना है। एंड परफॉर्मेंस में हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जहाँ पे मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हूँ। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे जिस तरीके से डील कर रही हूँ, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मैं क्या कर रही हूँ? मैं मेरा जो भी इन्वायरमेंट है मैं उसमें अडाप्ट हो रही हूँ। ऑल्सो मैं अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से शेप कर रही हूँ। सो दैट इज व्हाट नोन एज कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट इज पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा अटेंशन अराउजल। हम क्या कर रहे होते हैं? हम अटेंशन पे कर रहे होते हैं, अराउज हो रहे होते हैं, राइट। दूसरा होता है हमारा साइमल्टेनियस, विच इज जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन में रिलेशनशिप्स, मतलब कोई एक इन्फॉर्मेशन है उसको मैं दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मतलब जो तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को तुम कनेक्ट करके दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। सो दैट इज योर साइमल्टेनियस। सक्सेसिव मीन्स इन्फॉर्मेशन को एक सीरियल के थ्रू, मतलब एक एक चैप्टर तुम फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ोगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर। सो इस तरीके से सक्सेसिव प्रोसेसिंग करते हो। एंड तीसरा होता है तुम्हारा प्लानिंग, वहाँ जहाँ पे तुम प्लान कर रहे होते हो कि किन चीजों को कैसे करना है तुम्हें। जैसे फर्स्ट तुम क्या करोगे? एग्जाम के बारे में सुनोगे, दैट इज योर अटेंशन अराउजल। सेकेंड इज तुम अब यहाँ पे सोचोगे कि किस तरीके से तुम पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो। साइमल्टेनियस चीजों को पढ़ोगे रिलेशनशिप्स ड्रॉ करके, या फिर तुम एक सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप चीजों को रिवाइज करोगे या लर्न करोगे, एक्सेट्रा। एंड प्लानिंग में तुम प्लान करते हो एंड फाइनली एग्जीक्यूट करते हो। अगर वो प्लान काम नहीं किया तो तुम दूसरा प्लान करते हो। दिस इज पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये जो टेबल है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी कोरिलेशन है। यहाँ पे 2 होगा या फिर समथिंग लाइक 72 था या फिर 0.70 था। जस्ट चेक इट फ्रॉम योर बुक वंस। बाकी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इट इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम और फॉर योर सीयूईटी एग्जाम, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम बात करते हैं नेचर एंड नर्चर के बारे में, दोनों के बारे में, तो हमारी जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं शॉर्ट में समराइज करूँ तो क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा आईक्यू कितना होगा। मेरे पेरेंट्स का अगर आईक्यू 100 था तो मेरा आईक्यू भी 100 होना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज मैंने सीवीटी क्रैक किया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चली गई, ओके, सो क्या होगा, मेरा इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया हो गया, तो चांसेस क्या है मेरा आईक्यू जो है वो 120 चला जाए या 130 भी जा सकता है, राइट। सो इन्वायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेचर यानी कि जीन्स प्ले करते हैं रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर आईक्यू, बट ऑल्सो इट इज नर्चर जो कि हमारे इंटेलिजेंस को फर्दर शेप कर रहा होता है। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आवर इंटेलिजेंस। इसके बाद हम क्या देखते हैं? असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब वही एमए क्या होता है? मेंटल एज। सीए मतलब हमारा क्रॉनिकल एज, जैसे मेरा एज अभी कितना है। एंड आईक्यू इज इक्वल्स टू एमए बाई सीए इंटू 100। ओके, आईक्यू इक्वल्स एमए बाई सीए इंटू
100. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। एक मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए फॉर सीबीटी, ओके, बोर्ड एग्जाम में बहुत चांसेस कम है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी थी, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड वो होता है जिसका IQ 130 से अबव हो, एंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट वो होता है जिसका 70 से बिलो हो, ओके। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में हम लोगों ने दो टर्म पढ़ा था, टैलेंट, प्रोडिगी एंड गिफ्टेडनेस। टैलेंट मतलब कि मैं किसी एक फील्ड में बहुत अच्छी हूँ, जैसे मैं टीचिंग में बहुत बढ़िया हूँ, मैं डांस में बहुत बढ़िया हूँ, राइट। गिफ्टेड मतलब कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका IQ 130 के ऊपर है, ऑल्सो ही और शी इज एक्सेप्शनली गुड इन स्टडिंग, कुकिंग और वट एवर फील्ड ही और शी गोज टू, राइट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था माइल्ड एंड मॉडरेट वाले तो फिर भी अगर ट्रेनिंग दे तो अच्छे से लाइफ जी सकते हैं, बट सीवियर एंड प्रोफाउंड को जितनी भी ट्रेनिंग दे दो उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। दे के नॉट हैव अ मैरिड लाइफ, दे के नॉट हैव अ प्रॉपर फ्रेंड्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। सो दिस थिंग्स वी हैव रेड इन द होल टॉपिक, isn't it? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत आसान है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। ग्रुप टेस्ट मतलब कि एक बार में मैं बहुत सारे लोगों का टेस्ट ले रही हूँ। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब मैं एक ही पर्सन का टेस्ट ले रही हूँ एक बार में, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड आइटम्स यूज। एक होता है तुम्हारा कल्चरल बायस्ड एंड कल्चरल फेयर। कल्चर फेयर मतलब कि हर कल्चर में वो जो टेस्ट पर्टिकुलर बना है वो फेयर हो, एप्लीकेबल है। वेराज कल्चर बायस मतलब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने ये टेस्ट बनाया है और उन्हीं की कंट्री में ये फॉलो हो पाएगा, दूसरे कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है। वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ होते हैं वर्बल टेस्ट, कुछ होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट जहाँ पे तुम्हें साइन पैटर्न्स को फॉलो करना होता है, एंड कुछ होते हैं परफॉर्मेंस जहाँ पे तुम्हें परफॉर्मेंस के थ्रू बताना होता है अपने इंटेलिजेंस को, तुम्हारे परफॉर्मेंस को फर्दर मेजर किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, एक बार रीड कर लोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। कल्चर एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो कल्चर एंड इंटेलिजेंस में एक होता है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर क्या करता है, वो बोलता है कि तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल की, तभी तुम्हें इंटेलिजेंट माना जाएगा। एशियन कल्चर की बात करें ना तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई तुम्हें डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें समाज में हार्मनी स्टैब्लिश करने आना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इन सोसाइटी, एक काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, या यू कहो EQ। सो इंडियन ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूँ कि मैम इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई इंटेलिजेंस हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा है जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल सक्सेस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस में एक ये भी होता है कि हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके हम सोसाइटी में अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, हम सक्सेस के लिए कुछ भी उल्टा फुल्टा काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी हमारे अंदर है एक सेंस ऑफ, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड। वी हैव आल्सो रेड सम टाइप्स लाइक कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस एंड etc. You have to write in the comment section, okay, what were the types which we see in Indian tradition. Next is इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। जब मैंने बोला कि भाई हम इंडिया में देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि तुम अपने इमोशंस को समझ पाओ, अपने इमोशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओ। क्लियर एवरीवन, दैट इज EQ और व्हाट नोन एज इमोशनल क्वेश्चन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ऑल्सो कि हम दूसरों के इमोशंस को समझ भी पाए, ओके। नेक्स्ट होता है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। एप्टीट्यूड मतलब कि मैं नेचुरली किसी चीज में बहुत अच्छी हूँ, जैसे मैं नेचुरली बहुत टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मेरा एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड मेरा नेचुरली टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी टीचिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं सक्सेस होंगी अगर मेरे को ट्रेनिंग दी जाए तो टीचिंग में, इजंट इट। अब मेरा एप्टीट्यूड मतलब मैं डांस में या बहुत अच्छी हूँ, ओके, पर मेरा डांस में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मुझे कितना भी डांस में ट्रेन कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाली डांस को लेके। मेरा प्रोफेशन दूसरे किसी करियर में बनेगा जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट। सो दैट इज द थिंग विच वी सी ओवर हियर, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। मैंने डिटेल में इसे ऑलरेडी समझा रखा है इन द फुल चैप्टर वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू इट, ओके। क्रिएटिविटी एंड वर्सेस इंटेलिजेंस की बात करें तो क्रिएटिविटी क्या होती है, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करी हूँ एंड बहुत अलग तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढ के ला रही हूँ। सो दैट इज क्रिएटिविटी वेयर आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग न्यू, समथिंग नोवेल, समथिंग ओरिजिनल,
ओके। इंटेलिजेंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। फर्स्ट थिंग व्हाट वी रेड ओवर हियर इज दैट एक मिनिमम इंटेलिजेंस लेवल होनी चाहिए मेरे अंदर टू बी अ क्रिएटिव पर्सन। सेकंड थिंग वी हैव सीन कि हो सकता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मैं क्रिएटिव भी होंगी, राइट। एंड तीसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हो सकता है मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, बट डजंट मीन कि मैं इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा हूँ, राइट। सो देयर इज difference between creativity and intelligence. Clear everyone? This is the whole thing which we have read in the whole chapter. I hope सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, and अगर कोई भी डाउट है you can ask me in the comment section. Also if you want to connect me with me in the Instagram, here is my account savi.ma'am करके सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगी वहां पे, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और जो कोई डाउट्स है पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है और वो भी पूछ सकते हो, राइट। सो अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप देना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेल्फ एंड पर्सनालिटी ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज योर रैपिड रिवीजन सीरीज, ओके। सो अगर तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का रैपिड रिवीजन अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में तुम्हें प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा नीचे, ओके। या फिर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, whichever you find it easy. So let's complete our today's discussion in 20 minutes, okay? थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट नॉट सो हार्ड। तुम्हें क्लास में एक्टिव रहना है एंड जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर एवरीवन? ओके, जब हम बात करते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी की, तो सबसे पहले मैं बता दूं सेल्फ मतलब होता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं एज अ होल जैसी हूँ, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे पसंद नापसंद, ये सभी मेरे सेल्फ के अंदर आता है, ओके। एंड जब मैं बात करती हूँ पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी मतलब मेरे अंदर क्या चीजें हैं जो तुम्हें दिखती हैं। जैसे तुम्हें दिखेगा कि मैं चैनल पे कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हूँ, राइट। सो यू कैन से दैट मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, राइट। सो वट एवर यू सी इन मी, जो कि मेरे अंदर स्टेबल क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज माई पर्सनैलिटी, ओके। एंड सेल्फ इज वॉट आई एम नेचुरली। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज सेल्फ एंड दिस इज पर्सनालिटी। अब सेल्फ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद पर्सनालिटी की कुछ चीजों के बारे में रिविजन करेंगे। सेल्फ की बात करें तो सेल्फ क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। सेल्फ के अंदर कुछ काइंड ऑफ सेल्फ होते हैं, जैसे कि मैं बायोलॉजिकली कैसी हूँ, जेनेटिकली कैसी हूँ, तो दैट इज माई बायोलॉजिकल सेल्फ। सोशली मैं कैसी हूँ, मेरे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मैं इंटरेक्ट कैसे करती हूँ सबसे, दैट इज माई सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ मतलब मैं पर्सनली कैसी हूँ, मेरे पर्सनल चॉइसेस वैल्यूज क्या है एक्सेट्रा, दैट इज माई पर्सनल सेल्फ। सेल्फ एज सब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट अवेल से, सेल्फ एज सब्जेक्ट मतलब मैं कैसी हूँ, मेरी थिंकिंग, मतलब एज अ होल मैं अपने आप को कैसे समझती हूँ, दैट इज माई सेल्फ एज सब्जेक्ट। सेल्फ एज ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं कैसी दिखती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अभी खुश हूँ, राइट, फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी। फॉर यू what do you think that am I happy or I'm sad? So that is your self as object. Clear everyone? In very short. Cognitive and behavioral aspect of self की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा self concept. Self concept मतलब मैं अपने बारे में क्या चीजें सोच के रखी हूँ, how I perceive myself, right? It can be positive, it can be negative. For example, it can be that मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं determined हूँ, मेरे अंदर consistency है, मैं hard working हूँ, so this is my self concept, what I believe about myself. राइट, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ कॉग्निटिव एस्पेक्ट की ही, तो सबसे पहले आता है सेल्फ या यू को सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीजें आती हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा सेल्फ एस्टीम, मैं अपने आप को किस तरीके से जज करती हूँ। आई एम गुड, आई कैन डू माई होमवर्क, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। इफ आई से आई कैन डू एवरीथिंग, दैट मीन्स कि मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, राइट। सो हाउ मच आई वैल्यू माई सेल्फ, दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिकेसी मतलब कि मैं जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, क्या मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ या फिर मेरी डेस्टिनी उसे कंट्रोल कर रही है, दैट इज योर सेल्फ, दैट शोज योर सेल्फ एफिकेसी, ओके। सेल्फ रेगुलेशन मतलब तुम अपने आप को कैसे रेगुलेट करते हो, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं। तो अगर तुम्हें अपना बिहेवियर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, फिर धीरे धीरे अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो, एंड साथ में अगर तुम अपने काम को कंप्लीट कर रहे हो तो देन यू डू रीइंफोर्समेंट, मतलब अपने आप को रिवॉर्ड्स दो,
क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक अबाउट सेल्फ इज दैट कल्चर एंड सेल्फ। वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ है, हम अपने आप को अपने कल्चर से अलग रखते हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स की लाइफ अलग होती है एंड वो अपने कल्चर से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, वेराज इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर में हमारी बाउंड्रीज होती हैं विद आवर कल्चर एंड विद अस, कल्चर एंड हमारे बीच में बाउंड्रीज होती हैं, बट एक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ बाउंड्रीज होती हैं। जब भी हमें हम अपने कल्चर के साथ हारमोनी में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा अलग नहीं रहते हैं अपने कल्चर से, अपने परिवार के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने बता दिया पर्सनैलिटी क्या होती है, वो चीजें जो तुम्हें मेरे अंदर कंसिस्टेंट दिखाई दे, स्टेबल दिखाई दे, मेरी स्टेबल फीलिंग्स, मेरे स्टेबल बिहेवियर्स एक्सेट्रा, राइट। अब यहाँ पे आता है टाइप अप्रोच एंड मतलब बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काफी सारे अप्रोचेस आए हैं। एक है तुम्हारा टाइप अप्रोच, एक है तुम्हारा ट्रेट अप्रोच, एक है तुम्हारा कल्चरल अप्रोच, एक है तुम्हारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये सारे अप्रोचेस को इन शॉर्ट स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइप अप्रोच, जिसमें सब कुछ तुम रीड कर सकते हो, जैसे हिपोक्रेट्स ने दिए थे, चरक संहिता, त्रिगुणाज, ये तुम्हें मैंने डिटेल में पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट क्या है, शील्डन ने बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे बताया है कि इंडिविजुअल्स जो है उनका पर्सनैलिटी होता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, सोशिएबल होते हैं, थोड़े से फैट टाइप के होते हैं, तो दे आर बहुत ज्यादा सोशिएबल एंड ऑल। सो दिस पर्सन वी कैन से इज एंडोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक मतलब जो बेसिकली मस्कुलर टाइप के लोग होते हैं, मस्क्यूलर टाइप के लोग। दीज पीपल आर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड करेजियस। एंड एक्टोमॉर्फिक मतलब थोड़े बहुत थिन, पतले टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनके हिसाब से बॉडी बिल्ड के हिसाब से उन्होंने बताया। तो जो लोग बहुत थिन टाइप के हैं उनको ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, कार्ल यूंग ने बताया था अबाउट इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इन्होंने बताया था कि कुछ इंडिविजुअल्स इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं, राइट। वी ऑल नो इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने बताया था कि एक होता है टाइप ए वाली पर्सनालिटी, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत हाइपर एक्टिव टाइप के होते हैं, या हाइपर टेंशन होने की प्रॉब्लम होती है, ब्लड बीपी बहुत हाई रहने के चांसेस होते हैं। टाइप बी वो पर्सन होता है जो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है। यू कैन से जो भी होता है रिवर्स ऑफ टाइप ए इज व्हाट नोन एज योर टाइप बी। टाइप सी में हम देखते हैं कि ऐसे लोग को कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये लोग जो है वो अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। टाइप डी वाले लोग जो हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, दैट्स इट इज रिटन अबाउट टाइप सी एंड टाइप डी। ओके, ये सारा जो भी है इस चार्ट को एक बार गो थ्रू करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच मतलब कि कुछ इंडिविजुअल्स के टाइप बना दिए हैं कि ऐसे लोग इस टाइप में जाएंगे, ऐसे लोग उस टाइप में जाएंगे। ट्रेट अप्रोच इज ऑल अबाउट जहां पे हम पर्सनालिटी को समझ रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जहां पे सबसे पहला है तुम्हारा गॉर्डन एल्पॉट का ट्रेट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ होते हैं हमारे कार्डिनल ट्रेट्स जो कि हम जिसके आसपास हमारा लाइफ रिवॉल्व करता है। जैसे महात्मा गांधी का लाइफ रिवॉल्व किया अराउंड द नॉन वायलेंस। सेंट्रल ट्रेट्स मतलब कुछ ऐसे ट्रेट्स जो लाइफ में थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, कुछ वैल्यूज जो कि हम फॉलो करें, राइट। सेकेंडरी ट्रेट्स मतलब ऐसे ट्रेट्स जो चेंज होने के चांसेस होते हैं, जैसे आज मुझे चॉकलेट पसंद है, कल मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पसंद है कुछ स्टेबल टाइम के लिए, लेकिन वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। कार्टल ने पर्सनालिटी फैक्टर दिया था 16 PF, जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा आइसेंक्स के थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मतलब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो न्यूरोटिसिज्म होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंड कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे। तो कुछ इंट्रोवर्ट होंगे जो बहुत खुल के बात नहीं करते हैं, राइट, अपने आप मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं। एक होते हैं साइकोटिसिज्म और एक होता है सोशिएबल। साइकोटिसिज्म मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारी बुक में डिफाइन नहीं किया हुआ है, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं, बंद रहते हैं। सोशिएबिलिटी मतलब इट कैन बी दैट यू आर सो मच यू टॉक टू मेनी people, you make many friends etc. नेक्स्ट इज साइकोडायनेमिक अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है, इसका नाम तुम्हें याद रखना है, फ्रूड ने से दिया था साइकोडायनेमिक अप्रोच को। ओके, सिगमंड फ्रूड या डॉक्टर सिगमंड फ्रूड। यहाँ पे हम देखते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे एक होता है कॉन्शियस, जहाँ पे मैं अभी कॉन्शियस हूँ, तो मुझसे जो भी पूछोगे मुझे, मैं अभी जो फील कर रही हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं बता सकती हूँ। प्री कॉन्शियस मतलब अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, लाइक
कॉन्शियस में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, प्री कॉन्शियस मतलब अभी मैं सोचूं तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा माइंड कहाँ घूम रहा है, राइट। अनकॉन्शियस मतलब मेरे अंदर, मेरे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, जो कि मुझे नहीं पता होता है, जनरली किसी को भी नहीं पता होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में आता है एक ईद, मुझे लैपटॉप चाहिए, हमेशा डिमांड करता रहता है। ये इट वर्क्स ऑन, यू कैन से, प्लेजर प्रिंसिपल, यू हैव रेड दैट, राइट। ईगो मतलब ईगो सबसे पहले काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, एंड वो बताता है, जैसे वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ईद ने बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो ईगो बताएगा रियलिटी कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। और सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो इज व्हाट, इट वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। एंड ये तुम्हें बताएगा कि अगर लैपटॉप चाहिए तो तुम्हें क्या जरूरत है लैपटॉप की, दैट सुपर ईगो विल क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट है हमारे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओरल मतलब ये हम जब छोटे होते हैं तो हम ओरल मतलब अपने माउथ के थ्रू प्लेजर ले रहे होते हैं, फिर एनर एरिया से हमारे प्लेजर्स आफ्टर सम टाइम हम लोग लेना चालू करते हैं। फैलिक स्टेज मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, हम जान रहे होते हैं कि जेंडर भी होता है, आई एम मेल, आई एम फीमेल, वी गेट टू नो अबाउट इन द फैलिक स्टेज। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि बॉयज को होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि गर्ल्स को होता है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। लैटेंसी स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। जेनिटल स्टेज मतलब हम प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं, हम अपने ऑपोजिट सेक्स वाले लोगों से डील करना शुरू करते हैं, राइट। सो दैट इज अ जेनिटल स्टेज, जहाँ पे we understand about relationships also. Clear everyone? Next is your post Freudian approaches, मतलब क्योंकि फ्रूड ने ऑल बताया था, फ्रूड ने मेनली डिस्कस किया था अबाउट एग्रेशन एंड सेक्सुअलिटी, राइट। सो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रूड के बाद आए एंड उन्होंने स्टडी की एंड अपने अपने चीजें बताई, जैसे कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट एग्रेशन एंड ऑल, देयर आर सम अदर थिंग्स। सो दीज पीपल आर द वन। ये बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बट यू कैन रीड सीवीटी के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तुम्हें याद रखना होगा कि कार्ल युंग ने किस चीज के बारे में बताया था, कैरन हॉर्नी ने ऑप्टिमिज्म के बारे में क्या बताया था, तो किसने क्या बताया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट या मैच द कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। ईगो डिफेंस में एक होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे थे, हम उदास थे, राइट। हम भूल जाते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं उसे। प्रोजेक्शन मतलब मैं अभी गुस्से में हूँ लेकिन तुम मेरे सामने आए तो मुझे लग रहा है कि तुम गुस्से में, मैं बोल रही हूँ कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पे, बट एक्चुअल में मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं अपने फीलिंग्स को तुम पे अलॉट कर दे रही हूँ, राइट। डिनाइल मतलब कुछ सच्चाई है जिसे मैं मानना नहीं चाह रही हूँ, मैं डिनाई कर रही हूँ। रिएक्शन फॉर्मेशन की बात करें, सो इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे मैं करना कुछ और चाहती हूँ पर मैं कर कुछ और रही हूँ। अभी मुझे जाके रील चलाना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। सो एक एग्जाम्पल हो गया ये। नेक्स्ट हो गया रैशनलाइजेशन, जहाँ पे हम उल्टी फुल्टी मतलब काइंड ऑफ अनरीजनेबल चीजें हम करते हैं, जैसे मेरे हिसाब से मैंने इस पेन से एग्जाम में लिखा था तो मैं फेल हो गई, या मेरे कम मार्क्स आ गए तो मैं दूसरा पेन से लिखूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दिस इज योर रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज योर अदर पर्सनैलिटी अप्रोचेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, विच इज यूज्ड टू स्टडी द पर्सनालिटी। और भी कुछ अप्रोचेस होते हैं जैसे बिहेवियरल अप्रोच, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं कि बिहेवियर के हिसाब से हम बताते हैं कि पर्सनालिटी इंसान की कैसी है। कल्चरल अप्रोच मतलब हम देखते हैं कि कल्चर का क्या रोल होता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल में दो चीजें हैं, एक है हमारे कार्ल रॉजर जिन्होंने बताया है कि लाइफ में हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, राइट। बिहेवियर हमेशा हम जो भी कर रहे होते हैं वो गोल डायरेक्टेड होता है, वर्थ वाइल होता है। ऑल्सो इन्होंने बताया था कि एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ, एक होता है हमारा रियल सेल्फ। रियल सेल्फ मीन्स मैं कैसी हूँ, एंड आइडियल सेल्फ मैं कैसा बनना चाहती हूँ, राइट। एंड इन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी बताई थी, राइट। वी हैव रेड इन डिटेल अबाउट क्लाइंट सेंटर थेरेपी। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बताया था जो मैंने अभी भी बता दिया। अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम क्या है। हम लोगों ने डिटेल में क्लास 11 में पढ़ा था अबाउट अब्राहम मैस्लो, उनके पिरामिड के बारे में। सो उनके पिरामिड में कुछ चीजें हैं, वी हैव ऑलरेडी रेड। सो अगर तुम सेल्फ एस्टीम तक पहुंच जाते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेते हो, तो तुम्हारी लाइफ, तुम एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो। सो दीज थिंग्स वी, एंड इन सभी चीजों में जैसे तुम्हारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हुई है या फिर तुम अपने आइडियल सेल्फ जैसे नहीं बन पा रहे हो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी, दैट वी स्टडी इन डिटेल इन दी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। क्लियर एवरीवन? असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, सेल्फ रिपोर्ट एंड योर प्रोजेक्टिव टेक्निक।
सेल्फ रिपोर्ट मतलब मैं खुद बता रही होती हूँ कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज क्या है। क्लियर एवरीवन। इसके ड्रॉबैक्स भी हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर MMPI, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस होता है, हमें आंसर करना होता है। अगर हम आंसर कर देते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर हमारा पर्सनैलिटी एज अ होल कैसा है, ये चीजें हमें पता चलती हैं। ओके। EPQ क्या है? इसका फुल फॉर्म है आइसेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये क्वेश्चनर है जहाँ पे हम आंसर करने के बाद देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट है या फिर इंट्रोवर्ट है, न्यूरोटिक है या फिर स्टेबल है, एक्सेट्रा। सो पर्सनालिटी के ट्रेट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में बताता है ये। क्लियर एवरीवन। 16 PF ये दिया था हमारे रेमन काटल ने, एंड इसमें होते हैं 16 सोर्सेज ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, एंड इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है अबाउट पर्सनालिटी। ऑल्सो हम उस इसके बेसिस पे हम काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं इंडिविजुअल्स के। ओके। क्लियर एवरीवन। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे पहले तो हम जब इन सभी सेल्फ रिपोर्ट का आंसर कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? यस यस भर देते हैं, राइट? दैट इज योर अक्वेजेंस। ओके। एंड सोशल डिजायरेबिलिटी मतलब कि हम एक्चुअल में, मुझे क्वेश्चन मिला कि अगर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम तुम करने जा रहे थे एंड तुमने देखा कि रोड पर एक्सीडेंट है, रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, ओके, तो तुम क्या करोगे? तुम उसकी हेल्प करोगे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर तुम अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाओगे या इंटरव्यू के लिए जाओगे? तो हो सकता है कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाती, पर मैं सोशली डिजायर्ड वे में बता रही हूँ कि नहीं, मैं अपना इंटरव्यू छोड़ के मैं उसकी हेल्प करती। सो यू नो, सोशली डिजायर्ड वे में मैं आंसर कर रही हूँ, तो दैट इज व्हाट नोन एज योर सोशल डिजायरेबिलिटी। एंड एक्विजिशन मीन्स ability to say yes or true only. This too is the drawback. Next is a projective technique, क्योंकि drawback क्या है कि हम अपने actual self को नहीं बता पाते हैं, etc. राइट? डायरेक्टली हम कंफर्टेबल नहीं होते टू शेयर अबाउट हाउ वी आर। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम इनडायरेक्टली अपने पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे एक होता है रॉशकैक इंक ब्लॉक टेस्ट, जहाँ पे एक काइंड ऑफ पेपर होता है, इसको फोल्ड किया जाता है, राइट? इंक ब्लॉट्स होते हैं, एंड उस पेपर को देख के, एक पेपर है जिसमें तुमने वाटर कलर छिड़क दिया एंड उसको फोल्ड कर दिया, अब उसमें अजीब सा ड्राइंग है, उस अजीब से ड्राइंग को देख के बताना होता है कि कोई स्टोरी बनानी होती है, और बताना होता है कि ये स्टोरी तुम क्यों बता रहे हो, क्या इसका मतलब है। ये सारी चीजें तुम बताओगे, इंटरप्रेट करोगे, एंड इन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स आई विल से दैट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, हाउ योर पर्सनैलिटी इज। ये मैं एक्सेस करती हूँ। थीमेटिक अप्रिसिएशन परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, TAT, यहाँ पे मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड तुम्हें स्टोरी बतानी होती है, दैट विल टेल अबाउट योर इनर मोटिव्स। ओके। तीसरा होता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन PF स्टडी, जहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिफरेंट सिचुएशंस के पिक्चर्स दिखाऊंगी, कार्टून टाइप के पिक्चर्स, एंड उस पिक्चर्स को देख के तुम्हें बताना है कि इस सिचुएशन में तुम कैसा रिएक्ट करते। फ्रस्ट्रेटिंग टाइप के सिचुएशंस का पिक्चर होगा वो। DAPT यानी कि ड्रॉ पर्सन टेस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, DAPT एंड सेंटेंस कंप्लीशन। The whole thing is only important as a whole, but ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ रखा है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ओके। सो DAPT क्या होता है, तो मैं बोलूंगी मैं कि एक पर्सन को ड्रॉ करो, एंड उस ड्राइंग के बेसिस पे मैं जज करूंगी कि व्हाट इज देयर इन योर माइंड। एंड सेंटेंस कंप्लीशन मतलब एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा जिसको तुम फिनिश करोगे, एंड दैट विल रिवील सम थिंग्स अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल एनालिसिस, जहाँ पे मैं बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए मैं इंटरव्यू करूंगी, जो कि एक स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल तरीके से होता है। ऑब्जर्वेशन करूंगी, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, पर दोनों के थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। दोनों को करने के लिए कुछ होते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग लगती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एंड मेच्योरिटी चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये सारे तुम्हारे ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। बिहेवियरल रेटिंग क्या होती है, मैं तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पे तुम्हें रेट करूंगी। इसके अंदर हैलो इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, एंड एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नॉमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, ओके, एंड इस ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए मुझसे पूछोगे तुम कि मैम आप किसके टीम में जाओगे, मेरे टीम में या फिर मेरे टीम में, एंड मैं जाऊंगी इसके टीम में, तो तुम बोलोगे कि मैम मेरे टीम में क्यों नहीं आ रहे हो, राइट? सो दिस इज नॉमिनेशन, जहाँ पे हम नॉमिनेट कर रहे होते हैं। ओके। नेक्स्ट इज योर सिचुएशनल टेस्ट, जहाँ पे मैं तुम्हें कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दूंगी, एंड मैं तुम्हें पूछूंगी कि तुम कैसा फील कर रहे हो, राइट? एंड यू विल से ऑल दीज थिंग्स अबाउट मी, मैं तुम्हें ऑब्जर्व भी कर रही हूँ इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, एंड आई विल गेट टू नो अबाउट योर बिहेवियर। क्लियर एवरीवन। सो बिहेवियर के बेसिस पे अभी हम पर्सनालिटी को पढ़ रहे होते हैं।
ओके, सो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया है। अगर डाउट रह गया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी इन द इंस्टाग्राम, दिस इज माई ID savi.ma'am करके सर्च कर सकते हो। एंड मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। क्लियर एवरीवन? ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। यू आर वॉचिंग द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जैसे कि तुम जानते हो, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 विच इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का रैपिड रिविजन within 20 minutes. Okay, so क्लास में अगेन एक्टिव रहना एंड जो भी डाउट्स होगा पूछ भी लेना एंड जो भी मैं होमवर्क्स बोलूंगी उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। सो जैसे कि हम जानते हैं कि मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस का डेफिनेशन वही है कि स्ट्रेस जो है, जब भी कोई इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो इंसान का इक्विलिब्रियम बिगाड़ के रख देता है। मतलब मुझे एक बार हुआ था प्रोलॉन्ज्ड बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, तो स्ट्रेस इतना ज्यादा हुआ था कि मेरा जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है वो गड़बड़ा गया था। एंड जो स्ट्रेस को कोप करने में मेरे जो पावर है वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, राइट। एंड मुझे आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम मुझे 2-3 महीने का छुट्टी लेना पड़ा, राइट, आराम करना पड़ा बहुत ज्यादा। देन आफ्टर आई फेल्ट बेटर। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेस वाज एक्चुअली, जो शरीर का हालत बिगाड़ के रख देता है, यू नो। एंड इसमें इंसान की बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। एज अ शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेस के अंदर हम लोगों ने बात किया था एक टर्म विच इज स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मतलब होता है जिस इवेंट की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज स्ट्रेसर। मतलब एग्जाम की वजह से हो रहा है तो दिस इज माई स्ट्रेसर। स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेन मतलब हो गया कि मेरा बॉडी का रिएक्शन कैसा है, एक्सटर्नली मैं कैसे रिएक्ट करूँ, दैट इज व्हाट स्ट्रेन इज। जैसे इलनेस हो गया या फिर टायर्ड हो गई मैं, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज स्ट्रेन। नाउ इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था हैंस सिले के बारे में। हैंस सिले ने बताया था, हैंस सिले जो कि फादर हैं ऑफ मॉडर्न स्ट्रेसर, of the study of modern stress. So he told that individuals जो हैं, हर इंडिविजुअल स्ट्रेस होने पर एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इन्होंने बताया। पर इसको क्रिटिसाइज करते हुए लेजरस आते हैं एंड उनके कोलीग्स एंड वो बोलते हैं कि वी डिसएग्री, बिकॉज हमारे हिसाब से हर इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से स्ट्रेस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। एंड दिस डिपेंड ऑन कि हाउ वी अप्रेज, मतलब हाउ वी परसीव द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कोई सिचुएशन मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है पर तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता है, राइट, तुम्हारे लिए एक्साइटिंग भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज द थिंग, हाउ वी अप्रेज, हाउ वी परसीव द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दैट प्लेज एन important role कि how we are going to deal with it, what are the responses we are going to generate. So that is appraisal. Appraisal is all about how we are perceiving, जिसके अंदर होता है एक प्राइमरी अप्रेजल, एक होता है सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल मतलब इट्स ऑल अबाउट कि मेरे लिए कोई सिचुएशन कैसा है। मेरे लिए कुछ सिचुएशंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, कुछ सिचुएशन पॉजिटिव हो सकते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन पॉजिटिव मतलब मेरी एबिलिटीज को और बढ़ा देना, राइट, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेसेस कुछ ऐसे स्ट्रेसेस जो नेगेटिव के अंदर हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े थे, एक होता है हार्म, एक होता है थ्रेट, एक होता है चैलेंज। हार्म मतलब कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन ने मेरा हार्म कर दिया है। थ्रेट मतलब कि फ्यूचर में इससे कुछ हार्म हो सकता है। एंड चैलेंज मतलब कि मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चैलेंज की तरह ले रही हूँ, सो एक गेम है मेरे लिए, लाइक दैट, राइट। नेगेटिव अगर मैं परसीव करी तो ये सारी चीजें आती है ना तुम्हारे नेगेटिव प्राइमरी अप्रेजल में। क्लियर एवरीवन? एक होता है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल। सो प्राइमरी मतलब हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है, मेरे लिए स्ट्रेसफुल है या नहीं है, सबसे पहले ये करूंगी मैं। दूसरा मैं क्या करूंगी, सेकेंडरी अप्रेजल में मैं कोप करने का सोचूंगी। मतलब अगर मेरे लिए कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल है तो मैं सोचूंगी कि कैसे मैं इससे डील कर सकती हूँ। अब इससे डील करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मैंने पास्ट में अगर कुछ इस टाइप के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील किया है, देन अभी इट विल बी नॉट टू हार्ड फॉर मी टू डील विद इट। ओके, सो मैं पास्ट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करूंगी। कंट्रोलेबल मतलब
क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में? मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ। अब एक एक प्लान बनाती हूँ, राइट? सो दैट इज व्हाट नोन एज योर कंट्रोलेबिलिटी। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज योर स्ट्रेस अप्रेजल। स्ट्रेस अप्रेजल, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकली हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे अंदर cortisol की मात्रा बढ़ जाती है, which can lead to epinephrine and non-epinephrine that we have read कि hormones का secretion होता है। behaviorally हम response क्या करते हैं, या तो हम action लेंगे यानी कि फाइट बैक करेंगे, या फिर हम डर के भाग जाएंगे सिचुएशन से, दैट इज फ्लाइट करेंगे। सो फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन यहाँ पे हम बिहेवियर में जनरली कर रहे होते हैं। इमोशनली मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती हूँ, दैट इज मेनली इमोशनल रिस्पॉन्स नेगेटिव ही होता है, जैसे एंशियस या फिर डर जाना एक्सेट्रा। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स मतलब उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जनरली इंडिविजुअल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो सोच नहीं पाते हैं ठीक से, उनका थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती है, राइट? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हम हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है या फिर बहुत कम स्ट्रेसफुल है, तो दैट डिपेंड्स। मेरे लिए कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, तुम्हारे लिए थोड़ा कम हो सकता है, राइट? ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थोड़े समय का है या बहुत ज्यादा समय का है। बहुत ज्यादा समय का होगा तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। वी हैव रेड दैट। कॉम्प्लेक्सिटी, वो सिचुएशन जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या लेस कॉम्प्लेक्स है। प्रेडिक्टेबल, क्या मैंने प्रेडिक्ट कर रखा था स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, या अगर नहीं कर रखा था तो मुझे ज्यादा परेशानी होगी इससे डील करने में। When it comes to types of stresses, so one is environmental जिसे हम कहते हैं physical as well। सो एनवायरमेंट, फिजिकल की बात करें तो मैं मेरी बॉडी कंडीशन कैसी है, मैं फिजिकली फिट हूँ या नहीं, मुझे स्लीप प्रॉब्लम्स हैं या फिर मुझे कोई और हेल्थ इश्यूज हैं, तो दैट कम्स अंडर योर फिजिकल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट इज योर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। मेरे इन्वायरमेंट, मेरे आसपास इन्वायरमेंट कैसा है, क्राउडी इन्वायरमेंट है, नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या फिर सब कुछ ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट टाइप। ओके, सेकेंड टाइप इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस जो मेरे माइंड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है तुम्हारा इंटरनल प्रेशर, एक होता है तुम्हारा सोशल प्रेशर, एक होता है तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, एक होता है तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे टर्म्स हम लोगों ने इसी के अंदर पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, राइट? कमेंट सेक्शन में सभी कोई मुझे लिख के बताएगा इन वेरी शॉर्ट इन सभी के डेफिनेशन। ओके, इतना टाइम भी नहीं लगने वाला, रिकॉल करके मुझे फटाफट से बताओ। तीसरा है तुम्हारा सोशल स्ट्रेस, विच इज ये समाज के द्वारा कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ डिमांड्स होते हैं जो हमारे सोशल स्ट्रेस का कारण बनते हैं, जो सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया जाए, दैट इज व्हाट नोन एज अ होल सोशल स्ट्रेस। क्लियर एवरीवन? अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस की, कि ये स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होता है। सबसे पहले हमारे कुछ लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, जैसे एग्जाम हो गया, या फिर हम कहीं से रीलोकेट कर रहे हैं, या फिर हमारे कोई बहुत ही अच्छी दोस्ती थी वो टूट गई, बहुत समय की दोस्ती थी। एक होता है डेली हेजल्स। डेली हेजल्स मतलब पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, ट्रैफिक जैम, ये सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, इससे भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, जनरेट होता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जैसे कि अगर मैंने कोई एक्सीडेंट देखा हो, वायलेंस देखा हो, नेचुरल डिजास्टर देख लिया हो मेरे आसपास, तो उससे स्ट्रेस जनरेट होता है। क्लियर एवरीवन? दिस इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो इससे हमारे इमोशनली हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं स्ट्रेस से। देन कॉग्निटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से पुअर कॉन्सेंट्रेशन, हम उस समय पे हमारी मेमोरी ठीक से काम नहीं कर होती है, नेगेटिव थिंकिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं। देन बिहेवियरल इफेक्ट्स मतलब हमारी स्लीपिंग डिस्टर्ब होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ईटिंग चेंजेस हो जाते हैं, मतलब खाना नहीं खा पाते हैं एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल या हेल्थ इश्यूज में हम फैटीग मतलब बहुत वीकनेस होता है, हेडेक्स होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर GAS, ऑल्सो नोन एज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज गिवन बाय हैंसेले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की थी नंबर 1, एंड इन्होंने पेशेंट्स पे जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड थे उन पे स्टडी की। उन्होंने स्टडी की कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंसान रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, स्ट्रेस को कैसे डील करता है। एंड स्टडीइंग दोज 2 सेट्स ऑफ पीपल, उन्होंने ये चार्ट बनाया है एंड GAS का तुम्हारा थ्योरी दिया है, विच इज वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर। इनके हिसाब से एक होता है अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली
इट इज अ स्टेज जहाँ पे हम स्ट्रेस को देख रहे होते हैं अपने सामने। मेरे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अब मेरे हार्मोन्स सिक्रीट होने लग जाते हैं, मैं फील करना शुरू कर देती हूँ स्ट्रेस को। स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस मतलब मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अब घुस चुकी हूँ एंड मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टैकल कर रही हूँ, अपने बॉडी के सारे रिसोर्सेज लगा रही हूँ। एंड स्टेज ऑफ एग्जॉशन मतलब अब मैंने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर लिया है, अब मैं थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ, बॉडी के सारे रिसोर्सेज यूज हो चुके हैं, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसी के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, बर्न आउट होता है। बर्न आउट का मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, इफ यू रिमेंबर कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना, या फिर कोई और एग्जाम्पल बर्नआउट का लिख सकते हो, दैट विल बी बेस्ट। एक होता है हम स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम का रिलेशन से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो कॉर्टिसोल का रिलीज होता है, एक हार्मोन है जो कि बॉडी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे हार्मोन, इस हार्मोन के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होने लग जाता है। ओके, एक्टिविटी ऑफ WBC जो कि हर डिजीज से लड़ता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो WBC अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत ज्यादा रहते हैं तो इससे हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिससे बॉडी का चांसेस होता है कि बॉडी बीमार पड़ सकती है उस टाइम पे, कोई भी वायरस, कोई भी इलनेस हो सकता है, हमें कमजोरी हो सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उस टाइम पे। सो जो भी ल्यूकोसाइट्स या WBC के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे T सेल्स जो कि इन्फेक्शंस को किल करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं, B सेल्स जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, इन सभी का काम कम हो जाता है एंड अल्टीमेटली दीज आर द रिस्क व्हिच वी रेड, एंड वही होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन। एक है कोपिंग विद स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस को कोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रेस को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज व्हाट नोन एज कोपिंग। कोपिंग की बात करते हैं, इसमें दो थ्योरीज थी। पहला थ्योरी क्या दिया था हम लोगों ने पढ़ा था, एडलर अम्पाकर ने दिया था। इसमें क्या करते हैं, हम स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं टू कोप द स्ट्रेस। पहला स्टाइल क्या है कि तुम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो डायरेक्टली। इमोशन ओरिएंटेड मतलब इमोशंस के थ्रू अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, होप देने की कोशिश करो। तीसरा होता है अवॉइडेंस, मतलब अवॉइड कर दो, एस्केप करो उस सिचुएशन से। ये 3 स्टाइल होता है टू डील विद स्ट्रेस एंड अकॉर्डिंग टू एडलर एंड पार्कर। देन लेजर्स कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी के हिसाब से हम सबसे पहले प्राइमरी अप्रेजल करते हैं, मतलब इवेंट को समझ रहे होते हैं कि इज इट थ्रेटनिंग, हार्मफुल और चैलेंज, फर्स्ट। एंड सेकंड, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने बॉडी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके डील करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज द 2 थ्योरीज ऑफ कोपिंग। ओके, और कोप। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस को मैनेज करने की कुछ टेक्निक्स यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, ब्रीदिंग के थ्रू, मसल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सेट्रा वी डू, राइट, योगा, मेडिटेशन। एक्सरसाइज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। सोशल सपोर्ट मतलब हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, काउंसलिंग्स, इसके थ्रू हमें सोशल सपोर्ट मिलता है, हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमें सोशल सपोर्ट देते हैं, जिससे हम स्ट्रेस को डील कर पाते हैं। क्लियर एवरीवन। CBT क्या है, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज कर रहे होते हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं। ऑल्सो हम अपने बिहेवियर पे ध्यान दे रहे होते हैं, जैसे हम योगा कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का हम पर असर कम होता है। टाइम मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, राइट। एंड लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाना is also important and is also a part of stress management techniques। जैसे हम हेल्दी डाइट खाएं, ठीक से टाइम से सोएं, राइट, एंड अल्कोहल का कम इस्तेमाल करें, कैफीन से थोड़ा दूर रहें, राइट। सो पॉजिटिव प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग को, इसको करने के कुछ तरीके यहाँ पे बताए हुए थे बुक में। जैसे पहला है स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा हार्डनेस पर्सनालिटी होते हैं, मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा वो फेस कर रहे हैं पर उनको देख के लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, वो बहुत ज्यादा कमिटमेंट उनके अंदर होता है, राइट, उनके लाइफ में। एंड ऑल्सो वो अपने ऊपर उनका कंट्रोल होता है एंड चैलेंज, वो हर सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देखते हैं फॉर देयर ग्रोथ। ओके, दैट इज द पर्सनैलिटी, स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी और हार्डनेस पर्सनैलिटी वी कैन से। नेक्स्ट इज, and you can also have this thing if you will consistently work upon it। next होता है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में होता है assertive। तुम्हें हमेशा अपने इमोशंस को कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। नो बोलने की फीलिंग को हम कहते हैं एज अ होल, नो बोलने की पावर को कहते हैं हम assertiveness। टाइम मैनेजमेंट, वही अपने टास्क को प्रायोरिटी दो जो इंपॉर्टेंट है। रैशनल थिंकिंग मतलब अपने थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अगर हम
नेगेटिव सोचते हैं तो हम वैसे बन जाते हैं, तो हमारे थॉट्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो हम जैसा सोचते हैं वैसे हम रियलिस्टिक बनने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें, इंप्रूव करें अपने रिलेशनशिप्स को एंड अपने आसपास के सर्कल को, सेल्फ केयर, अपने केयर करें, जैसे फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें, ओवरकम करें अनहेल्पफुल हैबिट, जैसे हम हमेशा चाहते हैं कि हर कुछ परफेक्ट हो, एंड अवॉइड करना प्रोकास्टिनेशन, मतलब कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा ना करके अभी अपने काम को खत्म करो, एंड परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, सो यू शुड ट्राई डूइंग योर बेस्ट, नॉट परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो अनहेल्पफुल हैबिट के अंदर आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो भाई, जैसे योगा आसन हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सारी चीजें करती रहो। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प विद स्ट्रेस, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करो, राइट, ये सारी चीजें बताई हुई है। पॉजिटिव थिंकिंग करो जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी और ज्यादा बेटर हो। सोशल सपोर्ट में सोशल सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो, राइट। एक होता है टैंजिबल सपोर्ट, जिसमें हम एक होता है ना कि क्वालिटी रिलेशनशिप्स के, क्वालिटी रिलेशनशिप्स होता है, क्वांटिटी रिलेशनशिप्स होता है। तो क्वांटिटी मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पर उनका बात नहीं होता है, मेरे इमोशंस क्या है तुम्हें पड़ी ही नहीं है उसकी, राइट। एंड क्वालिटी सपोर्ट मतलब कि 2-3 ही फ्रेंड्स हैं पर उनसे बात अच्छी होती है, वो मेरे बारे में जानते हैं, मैं अपने इमोशंस को रख पाती हूँ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। टैंजिबल सपोर्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू हेल्प करना, राइट। एंड इंफॉर्मेशनल सपोर्ट मतलब एडवाइस देके, गाइडेंस के थ्रू, जैसे मैं अभी इंफॉर्मेशन सपोर्ट दे रही हूँ तुम्हें चैप्टर के समझा के। इमोशनल सपोर्ट तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स देते हैं, राइट, मेनली। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द सोशल सपोर्ट इन योर स्ट्रेस, राइट। एंड एक होता है तुम्हारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, जैसे बॉडी हेल्दी रहे, रिलेशनशिप्स बढ़िया हो, तुम्हारे लाइफ में एक पर्पस हो, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे अंदर है, बाउंस बैक करने की पावर है, सेल्फ वर्थ है, तुम अपने आप को वर्दी समझते हो, तो दीज थिंग्स इट इज देयर इन यू, देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। एंड तुम अगर स्ट्रेस में भी हो तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, राइट। सो आई होप द होल चैप्टर का रिविजन अच्छे से हो गया है। अगर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि मैम चैप्टर क्लियर है। ऑल्सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID savi.mam, यू कैन सर्च एंड यू कैन फॉलो मी देयर, ओके। कोई डाउट्स है यहाँ पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ओके। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 के कंटेंट्स मिल रहे हैं ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 विच इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रैपिड रिविजन करने वाले हैं। सो क्लास में थोड़ा सा एक्टिव बनो, होमवर्क दूंगी, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर चाहिए मुझे, ओके। सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज डिस्कशन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है कि हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं। सो 4 चीजें हम देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसमें हम डेविएंट बिहेवियर देखते हैं, मतलब अलग तरीके का बिहेवियर होता है जहाँ पे हम डिफरेंट चीजें देखते हैं, अनयूजुअल चीजें हम देख रहे होते हैं। डिस्ट्रेसिंग, हमेशा डिस्ट्रेसिंग होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब पर्सन को परेशान करके रख देता है, बहुत अनप्लीजेंट होता है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, हम खुद भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, बहुत खराब लग रहा होता है, बहुत उदास हम लोग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अनप्लीजेंट टाइप होता है हमारे लिए। तीसरा होता है डिसफंक्शनल, हम अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को भी कैरी नहीं कर पाते हैं कंस्ट्रक्टिवली, ओके। एंड चौथा होता है हमारा डेंजरस, विच इज नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु इज हैविंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पर उसके आसपास, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स के लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्लियर एवरीवन? सो ये हमारा 4 Ds है ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एबनॉर्मलिटी। हम लोगों ने एबनॉर्मलिटी पढ़ी थी कि एबनॉर्मलिटी क्या होती है, राइट। इट इज ऑल अबाउट विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम कोई भी चीज मतलब विच इज नॉर्मल, इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, अगर हम किसी को हार्म कर रहे हैं, हम किसी के लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर
कोई डेंजरस बन रहे हैं किसी के लिए, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर दैट विल डिसाइड दैट इफ अ पर्सन इज एबनॉर्मल और नॉट। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो एंशियंट टाइम में हम देखते थे कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था तो उससे हम कहते थे कि उसे उसके अंदर आत्मा है, भूत प्रेत वाली चीजें हम बिलीव करते थे। एंड एक्सॉर्सिज्म मतलब काउंटर मैजिक हुआ करता था, उसके ऊपर प्रेयर्स वगैरह किए जाते थे भूत प्रेत को निकालने के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा बायोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पे पीपल जो है वो एबनॉर्मल बिहेव इसलिए करते थे क्योंकि ब्रेन एंड बॉडी काम ठीक से नहीं कर रही होती थी, फंक्शन ठीक से नहीं कर रही होती थी। ये बिलीव आ गया आफ्टर सम टाइम। देन आफ्टर सम टाइम वी सॉ दैट साइकोलॉजिकल अप्रोच आ गया, जिस टाइम पे इंडिविजुअल्स बिलीव करने लगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब वो ये एक ऐसा कंडीशन है जब इंडिविजुअल्स ठीक से फील नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं कर पाते हैं, परसीव नहीं कर पाते अबाउट द वर्ल्ड। ओके, देन आता है हमारा ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जिसका इम्बैलेंस होने की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आए हमारे टाइम टू टाइम। मिडिल एजेस में हम लोगों ने देखा डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन, मतलब वही विच हंट वगैरह चालू हो गया था, राइट? रेनेसेंस के टाइम पीरियड में लोग सोचना चालू किए, क्वेश्चन करना चालू किए, राइट? सो तब हम लोगों ने देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैपन, दैट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट केम एट द एंड। 18th से 19th सेंचुरी में एज ऑफ रीजनिंग एंड एनलाइटनमेंट आया और बहुत से चेंजेस आए। तब हम लोगों ने देखा कि जिनको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, एम्पैथी देना चाहिए, केयर देना चाहिए एंड उनको क्योर करने के लिए असाइलम वगैरह बनाना चाहिए। सो इस टाइप का अवेयरनेस आने लगा टाइम बीतते या समय के साथ साथ। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे पर और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है इनको समझने के लिए, ट्रीट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया इसे, यानी कि हम लोगों ने इसे कंपोज कर दिया इन बुक्स एंड पेपर्स एक्सेट्रा, राइट? सो एक है हमारा DSM-5 जो कि कंपोज किया गया है बाई APA, अमेरिका एसोसिएशन के द्वारा, एंड अमेरिका में मेनली यूज होता है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होता है DSM-5। नेक्स्ट है हमारा ICD-10 जो कि WHO के द्वारा कंपोज किया गया था, जिसके अंदर बहुत से मेंटल और साइकिल और फिजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये ICD-10 इंडिया में यूज होता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अब क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाते हैं, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले होता है बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल मॉडल मतलब हमारे हार्मोन्स में या फिर हमें कोई ब्रेन इंजरी हो गई है या फिर हमारा न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन को ठीक से पहुंचा नहीं पा रहा है ब्रेन तक, ये प्रॉब्लम हो सकता है। गाबा की एक्टिविटी एंड डोपामिन और सेरोटोनिन की एक्टिविटी के भी ठीक से ना होने की वजह से सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। देन होता है हमारा साइको डायनेमिक मॉडल। साइकोडायनेमिक मॉडल जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है, साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है। एंड वन थिंग इज मिसिंग ओवर हियर इज द सेकेंड थिंग यू कैन से, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। बहुत से जेनेटिक फैक्टर होते हैं, हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करें कि जेनेटिक फैक्टर्स एग्जैक्टली कैसे रोल प्ले करते हैं इन दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बट एज अ होल अगर मैं बोलूँ, अगर पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर कोई भी जेनेटिक या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था तो फिर वो जेनेटिकली हमारे अंदर पास ऑन हो सकता है। दैट इज द मेन थिंग विच वी सी इन द जेनेटिक मॉडल। देन आता है हमारा तीसरा विच इज नोन एज योर साइकोलॉजिकल मॉडल, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या कि एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर बहुत से मॉडल्स होते हैं। जैसे एक हो गया हमारे इसी के अंदर साइकोडायनेमिक मॉडल, जब हमारे सुपर ईगो ईद जब हमारे ईद ईगो और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर हमारे माइंड के अंदर कुछ अनकॉन्शियस स्टेट है या फिर एज अ होल अगर मैं बोलूँ माइंड के अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, देन वी कैन हैव साइकोडायनेमिक प्रॉब्लम्स which can lead to साइकोलॉजिकल और एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ होल, कैन से। दूसरा होता है हमारा बिहेवियरल मॉडल, जहाँ पे हमारे बिहेवियर्स गलत हम लोगों ने लर्न करनी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कॉग्निटिव मॉडल मतलब हमारे नेगेटिव बिलीव्स एंड आइडियाज एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं। ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल मतलब हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाते, मतलब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है। जैसे सेल्फ हमारे दोस्त नहीं है जिससे हम अपने सुख और दुख को शेयर करें, हमारे पास घर नहीं है या फिर बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रही हैं। सो दैट कैन लीड्स टू abnormal behavior. Socio-cultural factor is the fourth one we can say, where we see that अगर हमारा environment, हमारी family, हमारा social network ऐसा अगर इन सब में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल इज द फिफ्थ वन, जहाँ पे हम देखते हैं तीन चीजें होती हैं। पहला
हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, अगर हमारे पेरेंट्स में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था तो वो हमारे अंदर आ सकता है। कोई यू कैन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर था तो वो मेरे अंदर आ सकता है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा होता है इसके, दूसरा कंपोनेंट होता है डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल में इज दैट मैं कितनी प्रोन हूँ, मतलब यू कैन से माई इन्वायरमेंट, मेरे इन्वायरमेंट ऐसा है, मतलब जेनेटिकली मेरे पेरेंट्स को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, नंबर 1। नंबर 2 मैं देखती हूँ मेरा इन्वायरमेंट बहुत खराब है, मैं पॉवर्टी में रह रही हूँ। तीसरा हो गया मेरा थिंकिंग प्रोसेस, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रखी हूँ। तो इन तीनों फैक्टर्स का रोल होता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हूँ टू, ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रेस अगर लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो मैं प्रोन हो जाती हूँ टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्लियर एवरीवन? सो फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर इज क्रिस्टल क्लियर, आई कैन से, इजंट इट? जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तो कुछ कैटेगरीज है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक आता है GAD, विच इज जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। हम लोगों ने पढ़ा था कि GAD क्या होता है, राइट? एक अजीब सी फीलिंग होती है, स्ट्रेंज फीलिंग होता है, फियर होता है विदाउट एनी रीजन, दैट इज व्हाट नोन एज GAD। क्लियर एवरीवन? फोबियाज में क्या होता है, फोबियाज में हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, राइट? फोबियाज के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक चीज से डर लगता है, जैसे कोई कॉकरोच से डर लग रहा है, छिपकली से डर लग रहा है, राइट? या फिर क्लोज स्पेस से डर लग रहा है। एक होता है हमारा एगोराफोबिया, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई न्यू सिचुएशन में जाने से मुझे डर लग रहा है। देन एक होता है हमारा फोबियाज के अंदर सोशल फोबिया, राइट? जहाँ पे हम सोशल स्पेसेस में जाने से डर लगता है हमें, राइट? नेक्स्ट है हमारा पैनिक डिसऑर्डर, जहाँ पे एक बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इंटेंस टेरर होता है यहाँ पे, राइट? इंसान को बहुत ज्यादा डर लगता है एंड इतना ज्यादा डर लगता है कि उसका this kind of intense terror can also lead to death of an individual at the same time. chest pain वगैरह होने लग जाता है, right? etc. we have read already in the chapter. एक और चीज आता है sad, which is सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर मैं कोई चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ एंड वो चीज मुझसे छीन लो तो फिर आई विल make tantrums, I will just make suicidal gestures. So this kind of things comes under your SAD. Clear everyone? Next we have read is obsessive compulsive disorder, which is also known as OCD. Obsession मतलब होता है कि मैं किसी चीज के बारे में सोचने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कंपल्शन मतलब कि मैं कोई चीज करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। क्लियर? सो ये होता है ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर में भी, जहाँ पे मैं सोच रही हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने हाथ बार बार धो रही हूँ, राइट? सो कॉन्स्टेंट हैंड वॉशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं सोच भी रही हूँ एंड अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ टू वॉश द हैंड्स। मेरे दिमाग में बार बार चल मेरा हाथ गंदा है, राइट? सो दैट इज OCD। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में हम देखते हैं PTSD, यानी कि स्ट्रेस के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई मैंने अर्थक्वेक देख लिया या फिर यू कैन से एक्सीडेंट देख लिया, बहुत खतरनाक टेररिस्ट अटैक देख लिया, तो उस देखने के बाद से फिर मुझे स्लीप प्रॉब्लम्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। सो ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर में एक आता है तुम्हारा फिजिकल सिम्टम्स। यहाँ पे क्या होता है ना, सोमैटिक डिसऑर्डर एक है। सोमैटिक डिसऑर्डर में क्या होता है ना, तुम्हारे अंदर तुम बार बार डॉक्टर को विजिट कर रहे हो पर एक्चुअल में तुम्हें कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तुम्हारे कितने टेस्ट हो गए बट नथिंग इज देयर। ओके, दैट इज सोमैटिक डिसऑर्डर। एक होता है इसी के अंदर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है, तुम जब भी किसी के बारे में सुनते हो कि उसको जॉन्डिस हो गया या फिर किसी को बीमारी हो गई तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी कहीं ना हो जाए, तो तुम पैनिक करने लग जाते हो। तो एक एंजाइटी रहती है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। तो दैट इज योर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, नाम से समझ में आ रहा है। सो एक होता है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर, जो इसके अंदर ही आता है। क्लियर? इसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने डील किया, मैंने देखा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जिसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ एंड सडनली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या फिर मैं सुन नहीं पा रही हूँ या फिर मेरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है। फॉर सम टाइम दिस हैपेंस। सो एक्चुअल में कोई फिजिकल रीजन नहीं है पर साइकोलॉजिकल रीजंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ऐसा मैंने फेस कर लिया है कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी पार्ट, राइट? विच we see that kind of situation happens. So this is what known as conversion disorder के अंदर हम देखते हैं। Clear everyone? Next है dissociative disorder। Dissociative disorder मतलब हम reality और
सपने के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर आता है हमारा एक डिसोसिएटिव फ्यूज आता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कुछ टाइम के लिए। मतलब आज मैं सोई, कल मैं उठी, मैं खुद को भूल गई, मेरा नाम क्या था, मेरा पर्सनालिटी क्या था, मैं सब कुछ भूल गई, एक नई आइडेंटिटी के साथ मैं जी रही हूँ। एंड वो वाला टाइम पीरियड जो भी हुआ था वो मैं सब भूल गई हूँ। अब एक हफ्ते तक मैं नई आइडेंटिटी के साथ जी, फिर मैं सोई, फिर अगले दिन उठी, मैं अपनी नई आइडेंटिटी को भूल गई और पुराने वाली आइडेंटिटी सभी मैम की आइडेंटिटी में आ गई। राइट। सो फ्यूज में क्या होता है ना, फ्यूज वाले टाइम पीरियड में ऐसा एक होता है टाइम पीरियड जब जो चीजें हो रही होती हैं, एक हफ्ते में क्या हुआ, मेरे नए पर्सनालिटी बनी, तो एक हफ्ते में मैंने क्या चीजें की वो सब मैं भूल जाती हूँ। तो दैट इज योर डिसोसिएटिव फ्यूज। क्लियर एवरीवन? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कम्स अंडर डिसोसिएटिव अमनीशिया, जहाँ पे मैं अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स को भूल जाती हूँ। मैं सब कुछ याद रखी हूँ, पर कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी चीजें थी, ऐसे इवेंट्स थे जो मैं पर्टिकुलरली सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है यहाँ पे, सिलेक्टिव चीजें मैं भूल जाती हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस या अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर मतलब वही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज ऑल अबाउट जहाँ पे मैं अपनी पर्सनैलिटी भूल जाती हूँ। राइट। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वी हैव सीन दैट प्रॉब्लम है। एक ही टाइम पे मेरी चार पांच पर्सनैलिटियां हैं। और एक और चीज आता है इसके अंदर विच इज डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में यही होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अभी सपने में हूँ, अभी जो चीजें हो रही है मैं मेरे सपने में हो रही है, या मैं सपना देख रही हूँ, या फिर ये रियलिटी है। ये होता है डीपर्सनलाइजेशन या फिर डीरियलाइजेशन। डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब वही तुम्हारे डिप्रेशन हो जाता है इंडिविजुअल्स को, सैडनेस होता है, फटीग, वीकनेस, एंड बहुत स्लो हो जाता है इंडिविजुअल, कोई भी काम नहीं कर पाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में बाइपोलरिटी होती है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बाइपोलर में एक होता है मानिया, एक होता है डिप्रेशन। मानिया मतलब मैं बहुत ज्यादा काम करने लग जाती हूँ, हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ। एंड डिप्रेशन मतलब मैं मेरी एनर्जी बहुत वीक है, मैं बहुत ज्यादा शांत हो जाती हूँ, बहुत धीरे हो जाती हूँ हर चीज में। राइट। सो बाइपोलर में क्या होता है, कभी इंसान बहुत ज्यादा हाइप पे बहुत सारी चीजें करने लग जाता है, तो कभी क्या होता है बहुत धीरे धीरे आलसी टाइप के काम करने लग जाता है। दैट इज योर बाइपोलर। नेक्स्ट इज सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो सिजोफ्रेनिया में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत डिटेल में। इसके अंदर आता है तुम्हारा डिल्यूजन्स, बहुत सारे डिल्यूजन्स के टाइप्स होते हैं। हेल्यूसिनेशंस, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, डिल्यूजन्स मतलब फॉल्स बिलीफ, हेल्यूसिनेशन मतलब ऐसा मैं फील करने लग जाती हूँ, सुनने लग जाती हूँ, जो चीजें हैं नहीं मैं उन्हें देखने लग जाती हूँ। तो दैट इज योर हेल्यूसिनेशन। एंड डीऑर्गेनाइज थिंकिंग भी होने लग जाती है। हम लोगों ने सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के अंदर पॉजिटिव पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था, एंड और ऑल्सो नोन एज सोमैटिक इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। राइट। सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज, इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड एंड ऑल। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये चाइल्डहुड में तुम्हारे न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाने, जैसे न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन सही से ब्रेन तक ना पहुंचाए तो होने लग जाता है। ये चाइल्डहुड में ही होने मतलब सिम्टम्स दिख जाते हैं। सबसे पहला एडीएचडी, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं बच्चे। देन हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, सोते भी नहीं है, आराम भी नहीं करते हैं। राइट। उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। देन ऑल्सो इम्पल्सिव हो जाते हैं, बिना कंसिक्वेंस का सोचे कुछ भी एक्टिविटी करने लग जाते हैं। राइट। सो दैट इज एडीएचडी के अंदर हम देखते हैं। एएसडी क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो उनका कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत अजीब हो जाते हैं या बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है काइंड ऑफ। राइट। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम हो जाता है, बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, सोशल रिलेशंस नहीं बना पाते हैं। ये सारी चीजें हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में देखते हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने इसी के अंदर पढ़ी थी, वो था हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। राइट। जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि आईक्यू जो है इट इज लाइक वीसी के इंडिविजुअल्स को इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे बच्चों का आईक्यू 70 से भी नीचे आ जाता है। देन फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ा था। राइट। जहाँ पे बच्चे अल्फाबेट्स लर्न नहीं कर पाते या फिर स्पेलिंग्स लर्न नहीं कर पाते, वर्ड्स लर्न नहीं कर पाते, तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस और चिल्ड्रंस फेस बेसिकली। देन नेक्स्ट आता है डिसरप्टिव और इम्पल्सिव कंट्रोल कंडक्ट डिसऑर्डर। वही एक होता है ओडीडी। ओडीडी जो है वो बच्चों के अंदर होता है जब वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं एंड बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, टीचर्स की बात ना मानते हैं एक्सेट्रा, तो काइंड ऑफ एंटी सोशल हो जाते हैं। वाइल कंडक्ट डिसऑर्डर जो है यहाँ पे हम देखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर बड़ों को होता है, जहाँ पे वो क्या करने लग जाते हैं, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं, लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, चोरी चकारी
गुंडाई टाइप के एक्टिविटी करने लग जाते हैं, राइट। सो ये चीजें हम देखते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो बड़ों को होता है एंड ओडीडी जो है वो बच्चों को होता है। क्लियर एवरीवन। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब लोग जो है वो खाना छोड़ देते हैं एंड स्टार्व टू डेथ हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं नेक तक और उसके बाद फिर दे वॉमिट। एंड तीसरा होता है तुम्हारा बिंज एंड पिंज ईटिंग। बिंज एंड पिंज ईटिंग में क्या देखते हैं हम कि खाना बहुत ज्यादा खाना खाते जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा खा लेते हैं, राइट। दैट इज द थिंग। एंड आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग यू कैन से। एंड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स होता है। सब्सटेंस रिलेटेड मतलब वही ड्रग के एडिक्ट हो जाना, अल्कोहल के एडिक्ट हो जाना, चाहे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था हीरोइन के बारे में, देन वी हैव आल्सो रेड अबाउट अल्कोहल इन डिटेल। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। हम लोगों ने ऑल्सो पढ़ा था कि क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफ अल्कोहल इन आवर नर्वस सिस्टम, जजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, डिप्रेशन और एग्रेशन वाली प्रॉब्लम आ जाता है, लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। वी हैव आल्सो रेड अबाउट द बॉक्स वेयर वी सी दैट स्टिमुलेंट्स वगैरह के बारे में ये पढ़ना तुम्हारे सीवीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैच द कॉलम्स वगैरह में आ सकता है। सो फॉर दिस यू शुड सी दिस बॉक्स 4.3 इन योर बुक। क्लियर एवरीवन। सो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम, हियर इज द अकाउंट। ओके, सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब कुछ समझ में आया, अच्छे से रिविजन हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।